स्टूडेंट्स, और जब भी आप देख रहे हैं, आप मॉर्निंग में देख रहे हैं या इवनिंग में देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। ठीक है, आप लोग के सामने हम फिजिक्स क्लास का MCQ चैप्टर 3 का आप लोग के सामने ला रहे हैं। और आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का जितना भी MCQ हमने प्रोवाइड कराया है, आप उससे अच्छा सा आप एक नोट्स बनाए होंगे और साथ ही साथ उसको आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम ज़्यादा दिन रह नहीं गया है। ठीक है, मैक्सिमम अगर कहा जाए तो आपका 150 दिन भी नहीं है शुद्ध। तो मेरा कहना यह है कि आप अपना नोट्स यहाँ से लेकर लिखें, खुद भी अपना एक नोट्स बनाएं। हम लोग तो आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, जो भी प्रोवाइड कराना है हमको प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। तो वो तो मेरा नोट्स है, चाहे हम लोग टीचर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं। इस नोट्स को अपने नोट्स में इंक्लूड करें, जो पॉइंट आप नहीं लिखे हैं उसको लिखें। और साथ ही साथ देखिए, जहाँ तक है रिक्वेस्ट में देखा, कमेंट में आप लोग का रिक्वेस्ट आया हुआ था कि एक्सप्लेन भी किया जाए। तो हम आज से जो आपका लेक्चर हम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे आपको दे रहा हूँ, जो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। जहाँ मुझे लगेगा कि किसकी क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप लोग के बीच में फिजिक्स क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास में जो चैप्टर 3 है, क्या है जी? वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा के बारे में पहले मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्या है, देखिएगा, ओम्स लॉ आप पढ़े होंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़े होंगे, किरचॉफ्स नियम पढ़े होंगे, और एक और चीज आप इसमें एक और पढ़े होंगे, प्रतिरोध। अब देखिए, आपका मेन चीज क्या है, मेन फोकस आपको होना चाहिए कि इस तीनों के बारे में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ में क्या पढ़ते हैं आप लोग? I बराबर NEAVD, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। किरचॉफ्स लॉ दो चीज बोलता है कि समेशन ऑफ I बराबर 0 और समेशन ऑफ E I बराबर 0, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा चीज प्रतिरोध, प्रतिरोध में दो चीज पढ़े होंगे आप लोग, एक समानांतर और एक श्रेणी क्रम में। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते हैं तो हम लोग इसको R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये एक सूत्र है। ठीक है, अब देखिए, हम जितना भी चीज आपको बताएंगे कोशिश यही करेंगे कि हाँ, एक और चीज आ जाइए, पावर, शक्ति के बारे में। तो आप लोग पढ़े होंगे पावर लॉस, चाहे पावर मैंने पावर हानि के बारे में, कि अगर कोई बल्ब जलता है, जैसे बल्ब जल रहा है, तो उसका कितना हानि होता है, कितना उसमें ताप, उसमें ऊर्जा आती है। तो उसका हम अगर पढ़ते हैं तो उसका 2-3 सूत्र है, उसको हम लिख दे रहे हैं अभी। V² R, एक और होता है I² R। ठीक है, देखिए, ये जितना चीज आपको हम दिखा रहे हैं ना, ये आपके सामने, ये मैंने क्या देते हैं, एक शॉर्ट समझिए, एक तरह से नोट्स है आप लोग के बीच में, और एक रिवीजन है। अगर आप जितना भी नोट्स अपना लिखे होंगे उसमें आप चेक करेंगे तो ये चीज जरूर पढ़े होंगे। एक और चीज गौर कीजिएगा, ये जो है ओम्स लॉ ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग ऑफलाइन लेक्चर में, ऑफलाइन क्लास में, हम लोग क्लास चलता है हम लोग का यहाँ पे, मिशन टॉपर के, जो मिशन साइंस टॉपर है यहाँ पे भी, तो उसमें हम लोग कराते हैं, उन लोग को लिखवाते हैं। ये जो ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ में हम लोग 5 स्टेप्स में इसको कंप्लीट कराते हैं। 5 स्टेप होता है इसका, 1 2 3 4 और 5। और 5वें स्टेप में आता है I बराबर NEAVD। ठीक है, अब देखिए क्या है, मेन चीज ये है कि अब इतना चीज मैं बताने वाला तो अभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपका MCQ सीरीज है। अगर आपको इसके बारे में जानना है, देखिए, ओम्स लॉ मात्र 5 स्टेप में खत्म हो जाता है। और जितना भी आपका ये जो ट्रिक है ना, ये जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ हमेशा पूछा है और पूछता भी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक जरूर इसका सिलेबस आता है। ठीक है, तो इसको गौर करना है। अब जहां से भी पढ़े होंगे, अभी तक जहां से भी पढ़े होंगे, वहां से जो भी चीज पढ़े होंगे, जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ इसको 5 स्टेप में कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करें, अपना MCQ सीरीज शुरू करते हैं। MCQ सीरीज में ध्यान रखिएगा, लाइन बाय लाइन आपको हम कराते जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? अब एक गौर कीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे चांदी, और एक है तांबा। आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि तांबा का यूज हम लोग करते हैं, चांदी का नहीं करते हैं। वजह जानते हैं क्या है? वजह ये है, अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको, हम थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं।
आ जाइए, देखिए गौर कीजिएगा इसको, क्यों हम लोग बता रहे हैं चांदी का हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं ज्यादा। चांदी सबसे महंगा होता है, और आपको पता होना चाहिए कि जब ये चांदी महंगा होता है तो हम लोग क्या महंगा चीज कभी यूज कर पाएंगे उतना इजी वे में, कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग चांदी के जगह पे तांबा का यूज करते हैं, तो तांबा इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आप पूछ सकते हैं कि इसका क्यों सर्वाधिक उत्तम होता है, तो मेन वजह होता है कि तांबा में प्रतिरोध की क्षमता कम होती है, उससे कम होती है किसमें, चांदी में, जिसके कारण हमारा जो बिजली है, चाहे जो भी हमारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, चाहे जो भी धारा प्रवाह हो रही है उसमें, वो धारा प्रवाह होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा चीज एक और गौर कीजिएगा आप कि हम लोग तांबा ही क्यों लेते हैं। तांबा हमें इजी वे में अवेलेबल हो जाता है, कहीं भी आराम से हम किसी भी जगह पे जाइए खरीदिएगा आपको मिल जाएगा। चांदी खरीदने के लिए आपको एक तो पैसा ज्यादा चाहिए, ऊपर से क्या है आपको हर एक उसमें क्या मिलता है, इजी वे में कहीं मिल नहीं पाता है, कहीं पॉसिबल नहीं है, इसलिए। ठीक है, आगे देखिए इसका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक आयतकार टुकड़ा है, उसका भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है क्या कि इनके अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान कीजिएगा, आप पढ़े होंगे किर्चॉफ्स लॉ के नियम के अनुसार, ठीक है, किर्चॉफ्स का नियम आप पढ़ी हैं, इस नियम में ही बताया गया है, और इसी में बताया गया था कि अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध कितना होगा। आप वहां से जाके इसको क्या कर सकते हैं, अपना सूत्र निकाल के आप इसको कवर कर सकते हैं। एक और चीज गौर करेंगे आप, हम जितना भी चीज करते हैं ना यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आ जाइए, तो हम इसको कंप्लीट करें, तो इसका क्या होगा आंसर, 4:1, माने 4 और 1 का अनुपात। आ जाइए, इसको बताइए, ये तो सबसे इजी है मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन लग रहा है। क्या इजी है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, कौन से चीज से निर्मित होता है जी फ्यूज का तार। आप लोग फ्यूज में देखे ना, घर में फ्यूज लगाते हैं, अब तो एमसीबी आ गया है, इसका देखिए फ्यूज का ही एक अलग अगला रूप क्या है, एमसीबी, जो हम लोग क्या करते हैं आजकल यूज कर रहे हैं। इसके पहले क्या था, फ्यूज था ना जी। अब हम लोग ना इसका यूज करने लगे हैं एमसीबी का, तो इसमें कौन सा चीज हम लोग यूज करते हैं जी, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। अभी बताया हूं मैं, जस्ट थोड़ी देर पहले ही क्या बताया हूं कि कौन सा चीज का यूज करते हैं हम लोग, तांबा का ही। किसका, तांबा का। और टंगस्टन कहाँ यूज होता है, लाइट के बल्ब जो होता है, बल्ब के जो बीच में जो फिलामेंट होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम कहाँ यूज होता है जी, जो हीटर होता है, हीटर का तार देखे, हीटर का तार उसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आ जाइए। दो सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है। इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। क्या होगा जी, बताइएगा जल्दी, क्या होगा इसका विद्युत वाहक बल, क्या होगा E1 प्लस E2। ठीक है, कौन सा कोई आंसर, बी। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। देखिए आज हम आप लोग के बीच में एकदम बहुत इजी वे में, एकदम ध्यान से और शांत वे में हम आप लोग पढ़ा रहे हैं, और जितना हो सके जितना एक्सप्लेनेशन आपके लायक हो। हम ये भी नहीं चाहते हैं ना कि आपको हम चम्मच से खाना खिलाएं। ठीक है, खाना आपको अगर मैं दे रहा हूं तो आप खाना खाना खुद सीखिए कि कैसे खाना खाना है। ठीक है, हाँ यहां तक हो सकता है कि मैं आपको चम्मच पकड़ाना सिखा सकता हूं, आप ये ना कहे कि चम्मच मुंह में खिलाइए, वो चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, क्या है, 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, जिनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा, 3 प्रतिरोध है, ध्यान दीजिएगा, मतलब 1 2 3, इसको ध्यान दीजिए, R1 R2 R3। बोल रहा है ना कि 3 प्रतिरोध को कैसे कैसे लगाएंगे और कौन कौन सी अवस्था में लगाएंगे, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। अरे गौर कीजिएगा, आप इसी से हटा सकते हैं, आपको इसको कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या 4 लास्ट में हो सकता है क्या किसी के, कब होगा 4, जब ये 4 रहेगा तब ना जी। इसमें तो मात्र 3 ही दिया है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से कितना दिया है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, कितना है 3। जब 3 है तो 3 को क्या, 3 जब डिवाइड करता है प्रतिरोध का, जब पढ़े होंगे सूत्र पढ़े होंगे, तो सूत्र में कहीं 4 आता है क्या 3 के बाद, अगर 4 रहेगा तब ना 4 आएगा।
ठीक है, इसी का है। तो क्या होगा ये, तो ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता है, और ये होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ गए? आ जाइए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जी? एक 10 ओम का तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है। आप पढ़े होंगे R बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये पढ़े होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जब ये पढ़ चुके हैं आप, इसी का अनुसार ही आपको इसका सूत्र लगाना है। इस सूत्र पे इसका बताना है कि जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। तो नया प्रतिरोध देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब हम R हमको पता है 10 ओम, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, एरिया, ठीक है, लेंथ इसका हम 1 लेके चलेंगे। लेकिन इसी को कह रहा है कि 3 गुना बढ़ जाता है, 3L हो जाता है। तो जब ये 3L हो जाएगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा 90 ओम। कितना होगा जी, 90 ओम। ठीक है, इस सूत्र से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 जी? ये सबसे इजी है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं अभी बनाऊंगा आपके सामने इसका, और इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन है आगे मिलेगा आपको, आपको उसको बनाना होगा। आइए हम बना रहे हैं। आप P बराबर पढ़े होंगे V²/R। जब हम देख रहे हैं कि एक 220 वोल्ट का और 1000 वाट का बल्ब को 1110 वोल्ट स्रोत से जुड़ा जाता है, तो पहले तो इसका प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो P दिया हुआ, P कितना है जी 1000, V कितना है जी 220 गुणे 220 बट्टा 8, तो यहां से R निकलेगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा जी, तो R बराबर हो जाएगा हो गया, कितना होगा ये 220 है ना, हाँ ठीक है, चलिए सही है, 1000 वाट है, कुछ समथिंग आएगा ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक, जब ये जो आर आया, इसके हम क्या करेंगे, अब एक और सूत्र आपको पढ़ाए होंगे, जब दोबारा हम लगाएंगे V²/R। अब देखिए यहाँ पे V दिया हुआ है, तो यहाँ पे P हमको निकालना है। तो V कितना है 110 गुणे 110 बटा R, R यहाँ से आया तो क्या लिखेंगे 22 गुणे 22 गुणे 10, हो गया। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो 2 5 2 5, तो कितना हो गया 50 25 250 वाट हुआ जी। तो 250 वाट, ऑप्शन नंबर सी, इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आ जाइए आठ नंबर, थोड़ा गौर कीजिएगा, सॉरी ये किकऑफ लिखा गया है यहाँ पे, किचऑफ्स है, किचऑफ्स है। किचऑफ्स का प्रथम नियम समेशन ऑफ, अभी देखिए क्लास कराने से पहले, एमसीक्यू कराने से पहले मैंने आपको कराया ये चीज, अभी मैं बताया, इसको एक्सप्लेन किया। और द्वितीय नंबर ये बोलता है, तो आधारित है, किस चीज पर आधारित होगा जी, ये ध्यान दीजिएगा और इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 किस चीज पे होगा, आवेश का संरक्षण, देख लीजिए आवेश का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, कैसे पूछ रहा, प्रथम नियम और द्वितीय नियम ना। तो प्रथम नियम किस पे होता है, आवेश के संरक्षण पे, या दूसरा नियम किस पे होता है, ऊर्जा के संरक्षण पे। आ जाइए 9 नंबर, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या होगा, वो कौन सा चीज हो सकता है जी, अगर घट रहा है तो वो क्या होगा, अर्ध चालक होगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, चित्र देख लीजिए ध्यान से आप लोग, और इस चित्र को आपको सॉल्व करना है। आपको क्या निकालना है, प्रवाहित धारा निकालना है, पृथ्वी में प्रवाहित कितनी धारा होगी, इसको निकालना है। आप पढ़े होंगे V बराबर क्या पढ़ते हैं जी, IR, तो I बराबर क्या पढ़ेंगे V/R। अब देख लीजिए, इसमें ना V कहीं दिया है, तो दिया है 10 वोल्ट दिया है ना, V 10, R दिया है कहीं, तो R कहीं नहीं दिया, हाँ दिया है 3 ओम। इसको गौर कीजिएगा, जब इसको आप श्रेणी क्रम, इसको जब ढंग से देखिएगा ना, तो ढंग से देखिएगा तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है, मतलब समानांतर में है, श्रेणी क्रम में नहीं है। आप देखने में लग रहा है श्रेणी क्रम, लेकिन श्रेणी क्रम में नहीं है, ये किसमें है, पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में होगा तो R निकालने का आपको सूत्र पता है ना, R इक्विवेलेंट। तो 1/R बराबर क्या लिखते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखते थे ना जी। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो क्या होगा इसका 3/3, कट के कितना हो जाएगा 1, तो R कितना आ गया 1, तो 1 यहां रखेंगे,
तो आई कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एक हीटर है, देखिए सेम आ गया क्वेश्चन वही, अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको। इसी सूत्र के आधार पे बनेगा, इसको जरूर बना लीजिएगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा याद रखिएगा, इसका होगा 40 वाट। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 40 वाट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। चित्र में मीटर ब्रिज दिया हुआ है कहीं, जो x का मान क्या होगा? तो इसमें x का मान बताना है, तो मीटर ब्रिज के माध्यम से x का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो मीटर ब्रिज किसमें पढ़े हैं आप लोग? किसमें पढ़े हैं जी, आपको पता है ना? हाँ, अब बताइए मीटर ब्रिज किसके सिद्धांत पे काम करता है? इसका आंसर पहले देख लीजिए कितना होगा, 10 ओम। याद रखिए जो ये सिद्धांत है, मीटर ब्रिज जो सिद्धांत है, ये किर्चॉफ्स के नियम के सिद्धांत पे बात करता है। किस पे? किर्चॉफ्स लॉ के नियम के सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक ना, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 13। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हीट स्टोन ब्रिज। देखिए आ गया, मीटर ब्रिज और हीट स्टोन ब्रिज दोनों का किसके नियम पे काम करता है? किर्चॉफ्स के नियम के। अब किर्चॉफ्स के नियम अभी जस्ट बताया मैंने कि समेशन ऑफ आई बराबर 0 और समेशन ऑफ आई आर बराबर समेशन ऑफ ई, मतलब ऊर्जा का संरक्षण और आवेश का संरक्षण। अब ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है कि हीट स्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध पी क्यू आर एस है, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा? मतलब इसका बताना कि किस स्थिति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा गौर कीजिए इसको और आंसर बताइए क्या होगा इसका। आप पढ़े होंगे, उसमें आपको हीट स्टोन ब्रिज में आपको पढ़ाया गया था और बताया भी गया है उसका चित्र कैसे बनता था। इसको रफ कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या है ये, यहां पे क्या लगा रहता था? एक गैल्वेनोमीटर। याद रखिएगा यहां पे क्या लगा रहता है? गैल्वेनोमीटर एक लग रहा था ना जी। ए पी क्यू आर एस, आप पढ़े होंगे पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, तो यही ना सूत्र था। और क्या होगा इसमें? आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है जी? एक धातु का घनत्व डी दिया हुआ है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या दिया है? पी दिया हुआ है। एक तार बनाना है जिसकी लंबाई एल है, प्रतिरोध आर है, तो धातु को कितना द्रव्यमान चाहिए? आप एक चीज पढ़ चुके होंगे, इंटेंसिटी वाला आप पढ़े होंगे, उसमें पढ़े होंगे जे वाला, जे का सूत्र। तो जो सिग्मा के और ई के इक्विवेलेंट होता है उसी के अनुसार बताना है कि उसमें इसके हिसाब से कौन सा इसका सूत्र होगा। तो ध्यान दीजिए इसका, देखिए इसका तो आंसर पहले दिखा दे रहे हैं क्या होगा। ये पी एल स्क्वायर बाई डी बाई आर, आप पढ़े होंगे क्या चीज कि जे बराबर क्या था? सिग्मा ई, आप ये पढ़े हैं। और एक और चीज पढ़े होंगे आप, आर का सूत्र रो एल बाई ए। एक और चीज पढ़े होंगे आई बराबर एन ई ए भी डी। ठीक है, अब देखिए इतना चीज जो बता दिया, इसी के आधार पे आपको इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 15 आपको एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे कम अगर होता है तो उसको हम लोग किस चीज में जोड़ते हैं जी? हमेशा पैरेलल में जोड़िएगा। जब पैरेलल में जोड़िएगा ना तो हमेशा क्या, मैंने सॉरी समानांतर में जब जोड़िएगा एक ओम के 3 प्रतिरोध, जब समानांतर में जोड़िएगा तो हमेशा न्यूनतम होता है, और श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो हमेशा ज्यादा होता है, मतलब कि अधिकतम होता है। तो उसमें क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग 1/3 ओम होगा। ठीक है,
अब इसको निकालने का अभी मैंने जस्ट सूत्र लिख दिया था इसके पहले संयोजक में, वही सूत्र इसमें अपनाना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, आपको हम चित्र भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, और ये क्या है, एक प्रतिरोध है, ठीक है, जिसका मान 3 ओम है, ए भी 3 है, ए भी 3। तो कह रहा है क्या कि इन दोनों के बीच में समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कितना होगा इसको बताइए। देखिए अब मैं इसको बनाऊंगा, लेकिन इसको बनाने का पहले मैंने अभी लिखवाया था अभी आपको, आर इक्विवेलेंट मतलब आर का समतुल्य। तो क्या था, अगर हम श्रेणी क्रम में लिख रहे थे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यही समानांतर में था तो क्या लिख रहे थे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 था। ये इसी के क्रम में हमको क्या देना है, आंसर देना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 16 का। ध्यान दीजिए, सुनिए कैसे होगा। ये इसके पैरेलल में है, ये इसके पैरेलल में है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो ये भी पैरेलल में, माने समानांतर में होगा। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो मतलब 3/3 बराबर 1। क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये जरूर बताना है कितना होगा जी ये। अब देखिए आपको एक चीज पता होगा कि आदर्श कुछ भी नहीं होता है। मतलब क्या, बहुत लोग कहते हैं कि आदर्श, हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, मतलब क्या हो, आदर्श का मतलब क्या होता है, आदर्श का मतलब होता है कि जितना दिए ना उतना आपको दे दिया। मतलब किसी चीज को हम अगर मान लीजिए 100 रुपया किसी को दे रहे हैं तो आपको 100 रुपया अगर दे रहा है तो उसको आदर्श कहते हैं, कि मतलब उसमें से कोई कटौती नहीं किया। तो इसका कहने का मतलब ये है ना कि अगर वोल्ट मीटर से जितना इसे धारा प्रवाह हो रही है, इससे गुजर रही है, वो कोई चीज का हानि नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया में ऐसा कोई सामान नहीं बना है, ऐसा कोई नई चीज है कि जिसमें हानि ना हो। हानि होता ही होता है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हानि मान लेते हैं कि नहीं ये मतलब वो आदर्श है। तो जब आदर्श होगा तो उसका जो प्रतिरोध की क्षमता कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आर के किस मान के लिए धारा आई महत्तम होगी। आई महत्तम होगी मतलब आई ज्यादा होगी। ठीक है, इस चीज को जरूर सोचिए, इस चीज को आंसर बताइएगा किसके लिए होगा। देखिए दो चीज दिया है, आर ये क्या है, आंतरिक है, आंतरिक प्रतिरोध है, और ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। इसको क्या कहते हैं, बाह्य प्रतिरोध। याद रखिएगा आप लोग को जब पढ़ाया गया होगा उस टाइम पे बताया गया था कि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में क्या अंतर है। ठीक है, इसका देखिए क्या होगा, इसका क्या पूछा है कि अधिक किस में होगी, तो R बराबर जब R/4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फिर आ गया कि आदर्श मीटर क्या है, अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा। इसका कितना होगा जी, 19 का अभी बताया हूं। इसमें तो हमको नहीं लगता कि गलती होना चाहिए किसी को, लेकिन एक और चीज गौर कीजिएगा, इसमें वोल्ट मीटर में और अमीटर में क्या अंतर है पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद वोल्टामीटर जो है उसको हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो काम है वोल्टेज को मेजर करना, माने वोल्टेज का मापन करता है। अमीटर क्या करता है, अमीटर का काम है धारा का मात्रा को मेजर करना, माने धारा की मात्रा कितनी है उसको ये मापक करता है। तो याद रखिएगा उसमें तो था कि वोल्टेज कितना भी बढ़ जाए कितना भी घट जाए वो अनंत तक उसका मेजर कर सकता है, लेकिन धारा जो है उसका क्या होगा, शून्य होगा। समझ गए बात को, आ जाइए अब आते कितना हो गया, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रतिरोधक की प्रतिरोध R है, एक यह चर प्रतिरोध की श्रेणी में है, आरंभ में दोनों को प्रतिरोध तुल्य है, तो आरंभिक कुल प्रतिरोध कितना होगा। अच्छा एक पढ़े होंगे आप लोग चर अचर। चर अचर क्या था कि जिसका चेंज हो जाए जिसका चेंज ना हो, माने वैल्यू जिसका चेंज हो जिसका वैल्यू चेंज ना हो। तो उसके माध्यम से आप पढ़े होंगे तो उस टाइम आपको बताया गया था कि 2R होता है। ठीक है, इसमें देखिए न्यूमेरिकल नहीं है इसलिए आपको हम बताए नहीं। ठीक ना, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यह चर R प्रतिरोध की श्रेणी में है तथा एक सेल EMF E है, उनके आरे R लगा है, आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य है, चर प्रतिरोध का मान
समान दर से कम किया जाता है तो परिपथ से धारा की मान क्या होगी? तो क्या होगी इसको बताना है। देखिए क्या होता है, पहले बढ़ते बढ़ते एक अचर मान को प्राप्त हो जाएगी। क्या होगी ये? बढ़ते बढ़ते एक अचर मान की प्राप्ति हो जाती है इसकी। आगे बढ़िए। अचर मतलब क्या होगा कि जहां पे कोई वैल्यू चेंज ना हो। आइए इसके बाद क्या दिया है, प्रतिरोधकता। ताप गुणांक एसआई क्या होगा? एसआई मात्रक बताना है प्रतिरोध का। प्रतिरोधकता क्या था? आर बराबर रो एल बाई ए पड़े हैं, तो इसमें जो रो है ना यही प्रतिरोधकता है। आर रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। यहां से इसका हमको क्या निकालना है? तो इसका होता है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है? मीटर। अब इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा? क्या होगा जी? इस पर असर क्या पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? लगभग समान रहेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? क्या होगा? अरे सिंपल सा चीज है, आप जब घर में देखिएगा कोई भी चीज को बल्ब का आप तुरंत ऑन करते हैं तो उस समय क्या होता है? पहले बढ़ता है तब स्थिर हो जाता है, क्योंकि क्या वो एकदम ग्लो करता है, थोड़े हिट करेगा तो थोड़े ब्लास्ट हो जाएगा, वो ब्लास्ट नहीं होता है, रुक जाता है एक बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है जी, 100 वाट का हीटर है, उत्पन्न 2 मिनट के लिए उसको हम चला रहे हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि कितना इसमें वो कार्य करेगा। और ये जो है आपका क्या है? होमवर्क है, इसको जरूर निकालिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर जो इसी का पार्ट 2 हम फिर इसका आएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में इतना ही, आपके डिमांड पे हम इतना एक्सप्लेन किए हैं और कोई वजह नहीं है। और देखिए एक्सप्लेन करने की वजह से हमारा जो वीडियो है, वीडियो का थोड़ा जो टाइम लिमिट है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर जब पार्ट 2 लेक्चर हम फिर इसी का बना के आपको लोड करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और हाँ इतना ध्यान रखें, 2024 में जो बोर्ड होने वाला है आप लोगों का, वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों ना बिहार बोर्ड हो और क्यों ना ये यूपी बोर्ड हो, ठीक है। यहां तक आपको पता है कि सिलेबस सबका सेम ही सेम है, जहां अधिकांश सिलेबस क्या है? सेम है। इसलिए थोड़ा आप इसको शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उन्हें भी इसका बेनिफिट प्राप्त करने दें। आज के लिए थैंक यू, फिर हम लोग पार्ट सेकंड में मिलते हैं। ओके।